हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब रेडी हैं पढ़ने के लिए? चलिए, आज हम आपका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, लाख की चूड़ियाँ। सबने देखी है लाख की चूड़ियाँ तो, और नहीं देखी तो मम्मी के पास किसी की कोई ना कोई एक आध चूड़ी तो होगी। देख लेना, लाख की चूड़ी से कांच की चूड़ी होती है, ऐसी लाख की भी चूड़ी होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। स्टोरी पढ़ रहे हैं पर, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। गांव में जहाँ पर एक बदलू नाम का आदमी है, जो क्या बनाता है, लाख की चूड़ियां बनाता है। और वो है ना, छोटी छोटी सी सुंदर सी लाख की गोलियां बनाकर देता है किसी को। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी। ये बच्चा एक छोटा जो बता रहा है कि मैं अपने मामा के गांव जाता हूँ, या तो मेरे गांव में जाके मामा मुझे है ना लाख की छोटी सी गोलियां बना के देते। क्या होता है, वो गोली गोली बना देते हो ना, तो थोड़ी सी वो ठंडी होकर किस रहता है, टाइट से रहती है। खेलते होंगे फिर वो बच्चा उससे। तो उसे अपने मामा के पास में जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो उसे क्या देते थे, लाख की गोलियां। जब वह लौटता तो उसके पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। मतलब बच्चा बता रहा है कि मैं उन्हें मामा ना कह के क्या कहता था, बदलू काका। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन में कुछ आंगन, गांव में बोलते हैं, बड़ा सा एक आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था, वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। जो बदलू थे, गांव के भोले भाले आदमी, वो अपने घर के आंगन में बैठकर नीम के पेड़ के नीचे अपना काम करते थे। बगल में भट्टी बहती रहती, जिसमें वो लाख पिघलाया करते थे। भट्टी होती है ना, गांव में आपने देखा होगा, भट्टी होती है, तो वो उस भट्टी में लाख को पिघलाते थे, और फिर उसी से वो बहुत तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। अभी देखेंगे अपन क्या क्या बना रहे हैं वो। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वो उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। चूड़ी बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो वो उसकी चूड़ियां बनाता। पास में चार छह विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती। मुंगेरिया मतलब बेलन ही एक तरीके के होते हैं वो, जो उसमें वो चढ़ा के और उसको उसे करके गोल गोल का साइज बनाते थे। तो वो उसको पतली पतली सी उसकी वो बना लेते थे सलाख, और उसको चूड़ी का आकार देते थे। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात उन पर रंग करता था। नाक की पहले उन्होंने, जैसा अपन ने देखा कुम्हार लोग मटके बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, मटके को मिट्टी का आकार करते, फिर उसको पूरा मट्टा बना लेके मटका बता दे, और उसके बाद फिर उसको तुरंत ऐसा होना है कि बस मटका अपन जो अपन देखते हैं वो तुरंत वैसे ही तैयार होता है। उसको बनाते, सुखाते, फिर उसको पकाते, और फिर उस पर कलर करते हैं, जैसे ही चूड़ियां बनाते। और चूड़ियां बनाने के बाद जब वो ठंडी हो जाती है तो उसको रंग करते। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता, जो कि बहुत ही पुराना, मतलब एक बैठ के काम करता था सुकून से वो अपना वहां पे। तो और बीच बीच में पानी पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय बदलू मामा के पास ही बीतता। वो बच्चा बता रहा है स्टोरी पूरी, कि मेरा है ना गांव में ज्यादातर टाइम उसको कुछ एक नया सा लगता होगा, ऐसा कि हाँ मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, तो उसको एक उत्साह जागता होगा उसको, ये मामा मेरे क्या क्या बनाते रहते, तो वो हमेशा उनके पास ही बैठे रहता। वह मुझे लला कहकर पुकारते थे, और मैं तुरंत उनके पास पहुंच जाता था। एक मछिया मंगा देता, घंटों बैठे बैठे उससे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह चार छह जोड़े चूड़ियां बनाते। कितने बनाते थे? चार छह जोड़े चूड़ियां बनाते थे, मतलब पेयर बनाते थे जोड़े के। वह बेलन न होगा किसी नव वधू की कलाई हो, ऐसा लगता था। वो चुपचाप से वो बेलन पे ना सर के वो उसको ऐसा चढ़ाते जाते, तो उसको ऐसा ऐसा लग रहा जैसे किसी ना नई नवेली दुल्हन की वो कलाई हो,
उस कलाई में वो ऐसे करके वो उनकी चूड़ियों को चढ़ा रहे हो, वो बच्चा सोच रहा है ऐसा। बदलू मनिहार था, चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था। मतलब एक कास्ट होती, जाति होती है जो चूड़िया बनाते हैं उनको मनिहार बोलते हैं। अब जैसे जो मटके वगैरह होते हैं उनको कुम्हार बोलते हैं ना, ऐसे ही ऐसे इनको मनिहार बोलते हैं। तो ये उनका ना खानदानी पेशा था, और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़िया बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां जितनी भी थी ना, ये पूरी लेडीज जितनी भी औरतें थी, वो सब उन्हीं की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उसमें चूड़ियां ले आते थे, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। अब सुनो भाई साहब, चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। मतलब वो क्या करता था, अपने खाने पीने की चीजें अनाज मांग लेता था उनसे, और उसके बदले में चूड़ी दे देता था, पैसे नहीं लेता था। बदलू जो था वो बहुत सीधा साधा इंसान था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन थोड़ा सा मतलब वो ये सोचता होगा कि शादी ब्याह है तो थोड़ा सा मुझे अच्छी चीजें मिले, इस तरीके से वो थोड़ा सा जिद पकड़ लेता था जब कभी कोई शादी के लिए उसे चूड़ियां लेने आता। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त में चूड़ियां, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। सारी कसर बोलते हैं ना, इस लोग अब साल में एक बार निकलते, ऐसे ही शादी के मौके पर सारी कसर निकाल लेते थे। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व कुछ और होता है। मुझे याद है मेरी मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे से मतलब नहीं कि लोहे लग गए, मतलब उनको इतना मनाया, मगर वो नहीं माने। मतलब टाइम लगता है, समय लगता है किसी को मनाने में। ये उस तरह का के इंसान थे कि अगर रूठ जाए तो फिर तो भैया महीनों लग जाए मनाने में, ये उसी टाइप के थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों बहुत सारा अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपये जो मिलते सो अलग। अब सुनो भाई साहब, जो शादी में वो अपने वो बेचते थे ना चूड़ी लाके, उसका सामान देखो कितना मिलता था उन्हें। उसके बदले में ना, देखो उनकी जो घर वाली थी, मतलब उनकी जो वाइफ थी, उनको तो सारे कपड़े बन जाते थे उनके हैं, और अनाज मतलब खाने पीने का सामान मिल जाता था, खुद को पगड़ी मिल जाती थी, और पैसे अलग। वाह। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। ओहो, कांच की चूड़ियों से तो उन्हें बहुत चिढ़ थी भाई साहब। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर फूल उठता। अब सब बताओ, उसका काम था बिजनेस का था, लाख की चूड़ियों का। अगर कोई कांच की चूड़ियां पहने तो कैसा लगेगा, मतलब उसका बिजनेस चौपट, खत्म। तो वो कांच की चूड़ी अगर किसी भी लेडीज के हाथों में देखता तो उसको बहुत अंदर अंदर गुस्सा सी आती थी। और कभी कभी तो वो दो चार बातें भी सुना देता, जबरदस्त सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में, शहर में कैसा होता है क्या होता है, इस तरीके से वो पूछता। कौन बदलू काका। मैं उससे कहता कि शहर के सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो तो कहता शहर की बात और है लला। वो कहता है कि देखो हमारे यहाँ तो सब है ना कांच की चूड़ियां पहनते, आपकी जो ये बनाई हुई चूड़ी है ना, ये कोई नहीं पहनता। तो कहता भाई साहब क्या कहें, शहर की तो बात ही अलग है। वहाँ तो सब कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ, मर्द मीन्स अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। कहाँ पर, शहरों में, गाँव में ऐसा नहीं होता। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए, ये बोल रहा वो कि ना बड़ी सी नाजुक होती है, बड़ी सी वो, तो ये लाख की चूड़ियां थोड़ी सी हेवी होती है, भारी सी होती है, तो भैया उनकी नाजुक कलाइयों में मोच ना आ जाए, इसलिए वो ये चूड़ी ना पहन के कौन सी चूड़ियां पहनती है, आपकी कांच की चूड़ियां। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई रख बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2 से 4 आम खा जाता। मतलब वो उनके यहाँ जो गाय भैंस वगैरह जो थी, तो वो क्या करता उसकी मलाई भी उसके लिए रखता बच्चे के लिए। और आम के मौसम में गर्मी में ज्यादा था वो,
तो आम भी खाकर आता था, 2-4 आम तो ऐसे ही खाकर आ जाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे बहुत अच्छा लगता था, वह था लगभग रोज ही वह मेरे लिए 2-4 गोलियां। मेन मकसद क्या था उसका, उनके पास जाने का उसका लालच क्या था, वो लाख की गोलियां। आम मलाई तो सिर्फ एक अलग बहाना था, लेकिन लाख की गोलियों के लिए वो डेली जाता था कि मुझे उनसे एक दो रोज रोज एक दो दो गोलियां मिल जाती, जिसे वो कलेक्ट करता रहता था, इकट्ठा करता रहता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय ही वापस आता। तो वो क्या करता, हर गर्मी की छुट्टी में जाता वहां पे गांव में, और वहां पे अच्छा 1-1.5 महीने रहकर आता, और जब स्कूल खुलने की बारी आती तो वो अपने घर शहर वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। जो बच्चा था ना, उसके पापा का ट्रांसफर हो गया कहीं, तो वो है ना बहुत दिनों बहुत सालों तक अपने मामा के गाँव नहीं जा पाया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो जाहिर है कि वो 8-10 साल का गेप हो जाएगा तो बच्चा बड़ा हो जाएगा। अब जो था लाख की गोली में उसकी रुचि, मतलब उसकी इच्छा नहीं रही, अब उसको मजा नहीं आता। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, बचपन में ही उसने ये सब काम करता था वो, तो उसकी अब ना उसमें उसकी इच्छा खत्म हो गई कि अब उसको लाख की गोलियों का कोई उसको जरा भी लालचा हो उसको, है ना। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक तक मुझे बंदूक का ध्यान ना आया। अब फिर वो है ना 8-10 साल के बाद गया होगा अपने गांव, तो वो गांव अपने गया मामा के, तो उसको ना जब गोलियों में रुचि नहीं थी तो वो बदलू काका के पास भी नहीं गया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने। अब उसका ध्यान गया एकदम से कि सब जो यहाँ पे गांव में लेडीज हैं, सारी की सारी औरतें पहले तो जब आता था तो कांच की चूड़ियां ना देख के वो क्या देखता था, उनके हाथों में लाख की चूड़ियां। लेकिन अब के बाद जब वो आया ना, तो उसने सभी औरतों के हाथों में क्या देखा, कांच की चूड़ियां। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू काका का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसी कलाई में घुस गई। उसमें खून बहने लगा। कांच की चूड़ी, आज हम भी ये कांच की चूड़ी पहनते तो जैसे टूट जाती तो खून लग जाता, मम्मी भी कहीं बदलती है तो छोटा सा एक टाका लग ही जाता है, खून निकलने लगता है। इसी तरीके से उस बच्चे की छोटी सी जो छोटी बेटी थी उनकी, तो वो कांच की चूड़ी उसको लग गई तो उसके हाथ में खून वगैरह निकलने लगा। तभी उसे किसका याद आ गई, अपने बदलू मामा की याद आ गई उसे। तो उसने सोचा चलो आज शाम को अपन उनसे मिलकर आए। शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पे नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू जो मामा थे, काका थे उसके, वो है ना खाट पर ऐसे लेटे हुए थे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। और बच्चे ने क्या कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। आप देखो, जो कोई बच्चा अगर 5th क्लास में होगा तो 5th क्लास के बाद वो सीधे 12th क्लास में जाएगा, तो बड़ा तो हो जाएगा, तो वो पहचान नहीं पाए कौन बदलू काका, उसको पहचान नहीं पाए और उसको एक निहारते रहे। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि काका मैं वो हूँ जो आपसे कांच की गोलियां, वो लाख की गोलियां बना कर ले आता था, मेरा नाम जनार्दन है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपनी स्मृति पटल पर, मतलब एक सोच में पड़ गया वो कि हाँ कोई होगा। तो सोच रहा वो, तभी वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बेटो, बहुत दिन बाद गांव में आए हो। उसने क्या कहा, लल्ला बेटो बहुत दिनों बाद क्या आज आप गांव में आए हो, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया उस बच्चे ने। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मतलब नजर दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछियां ही नजर आई और न ही भट्टी। मतलब काका को उसने हमेशा जब भी आता था तो क्या करते हुए देखता था, वो लाख की चूड़ियां बनाते देखते। लेकिन अब की बार आया ना वो 8-10 साल के बाद, तो उसे ना चाचा की काका की ना मछिया नजर आई और ना ही भट्टी नजर आई। उसने पूछा, काका आजकल के काम नहीं करते? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई पूछे तब तो, मेरे हाथ की बनाई हुई जो लाख की चूड़िया है ना, कोई नहीं पहनता। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, अब सब कांच की चूड़ियां पहनने लगे हैं। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला। मशीन युग से मतलब?
विज्ञान का, साइंस का, अपन लोग बोलते हैं ना विज्ञान का युग है। उसने कहा कि लाला अब ये विज्ञान का युग है, मशीन युग है, यहाँ पे कहाँ कांच की वो लाख की चूड़ियां चलेंगी, अब तो कांच की चूड़ियों का फैशन है। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में नहीं होती। क्या कहा उन्होंने कि कांच की चूड़ियां वाकई में सुंदर सी लगती हैं, और मेरी जो हाँ लाख की चूड़ियां उसमें खूबसूरती नहीं होती है। तो अब उसका फैशन चले गया। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है ना लाला। कहते कहते उसे खांसी आ गई, वक्त देखकर खांस पड़ा। उसने कहा कि कांच की चूड़ियां हैं, जरा सी ठोक लग जाती तो टूट जाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता। इतने में उसको एकदम से खांसी आ गई, और खांसते खांसते वो खांसने लगा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी, मतलब वो बूढ़ा सा होगा थोड़े से, तो उन्हें खांसी वगैरह आ जाती, बोलते ना जैसे उम्र बीत जाती तो थोड़ा सा इंसान बीमार पड़ जाता, उसी तरीके के इनके ऐसा हो गया। जाने कैसे उसने मेरी शंका भापी और बोला दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है। ऐसे होता ना। तो वो मन ही मन सोच रहा था कि हो सकता है इनको दमा हो गया हो, लेकिन वो खुद ही बोल पड़ा कि नहीं मुझे दमा नहीं है, मुझे तो ये 1-2 महीने से खांसी वैसी हो रही है। उसके हाथों और अब 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, उसने ऐसा कहा। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मैंने देर तक उसको निहारा, सोचता रहा कि मशीनियों के कितने हाथ कट गए हैं। कुछ देर फिर शॉपिंग मॉल खुल गए, शांति छाई रही चारों तरफ, मुझे अच्छी नहीं लगी। अब वो है ना बेचारे गरीब तो थे ही, अब उनका जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तो सोच लो कैसे रहेंगे। उनकी बीमारी हो, उनको उनकी खांसी हो रही, तो वो अपने शायद हो सकता है उसका इलाज भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब कुछ बातें सोचने लगा वो बच्चा जनार्दन। उसने कहा कि वैसे मशीनी युग आ गया है, अब तो है ना चारों तरफ वो मशीनें आ गई हैं, उसके जरिए चूड़ियां बनने लगी हैं, उनकी चूड़ियों को कौन पूछेगा। तो यही बातें वो सब सोचते रहा और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आम की फसल कैसी है काका, कुछ देर बाद उसने ये बात शुरू करी, क्योंकि वो जब भी आता था तो आम भी खाता था। अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो लला के लिए आम तो ले आ। उसने क्या कहा, उसकी बेटी का नाम था रज्जो। उसने कहा कि रज्जो जाओ और लला के लिए आम ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मतलब उनकी तरफ मुंह करके बोले कि माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। उन्होंने क्या कहा कि लला, मैं तुमको आम खिलाए बगैर कैसे जाने दूंगा, तुम तो मेरे पास जब भी आते हो लाल वही खाते हो, क्या बोलते हैं आम खाते हो, तो मैं तुम्हें आम जरूर खिलाऊंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब मेरे लिए वो मलाई बचा कर रखते थे। जब वो छोटा था ना तो मलाई वगैरह भी खाता था, आपको पता है ना। तो उसने कहा कि मैं ना, उसको याद आने लगा कि मेरे को ये मलाई बचा कर रखते थे, मैं आता था मलाई खाता था। गाय तो अच्छी है ना काका, उसने पूछा। जब उसने कहा कि मलाई की कोई बात नहीं, तो उसने पूछ लिया कि काका गाय कैसी है। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब अब धीरे धीरे उनकी बातें निकलने लगी, बेचारे थोड़े से अपनी बातें बताने लगे। इतने में उनकी बेटी जो रज्जू थी वो अंदर से एक डलिया में आम ले आई, बहुत सारे भर के। ये तो बहुत ही काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। ठहरी शेर है ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो चोग ने आम एक बखत में खा जाता था। उसने क्या कहा, अब तुम शहर के लोग एक दो ही खा के तुम्हारा पेट भर जाता, अब मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं एक नहीं से 4 गुना ज्यादा आम खा लेता था। ये कहने लगा बदलू का। अब तुम लोग तो शहर के लोग हो ना, तो अब तुम थोड़ा से ऐसे खाते हो। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दे दो। उसने क्या कहा अपनी बेटी से कि बेटी, इसमें से है ना लला को थोड़े से आम छाट के दे दो, सिंदूरी कलर के जो थोड़े से पके पके से हैं, इसलिए उन्होंने कहा होगा कि इसको छाट के दे दो। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। सिंदूरी आम का जो एक पेड़ था, कलर था उसका आमों का, तो उन्होंने कहा ये इसी साल आए हैं, ये वाले चक्के देखो। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मतलब ऐसे ऐसे लेके और उसको दे दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक छड़के उसके हाथों पर खिटक गई। मतलब उसने ऐसे करके दिया तो उसकी कलाई देखी उसने, तो उसकी कलाई, गोरी गोरी कलाई में लाख की चूड़ियां बहुत अच्छी लगती थी। उसने तो अपने पापा की बनी हुई हाथ की चूड़ियां ही पहनी हुई थी, लाख की उसकी कलाई में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देखी और बाबा यही आखिरी जोड़ा बनाया था।
जमींदार की बेटी के विवाह पर उसने क्या बताया कि मैंने है ना सबसे लास्ट मेरी यही बनी हुई चूड़ियां हैं जो मैंने जमींदार की बेटी के शादी के अवसर पर बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मतलब बहुत कम कीमत दे रहे होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा कि मेरे को मुझे नहीं चाहिए, आप तो गाँव शहर जाओ, शहर से ले आओ। मैंने आम ले ली और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा था, आसानी से टूट जाए। मतलब उन्होंने है ना अपना बेटी को दे दी वो चूड़ियां, लेकिन जमींदार जी को वो कम पैसों में वो चूड़ियां नहीं दी। सब बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया क्या? आया क्या सब बच्चों को? अब हमें ना इसके आप लोगों को इसकी वो बताएंगे क्या, क्वेश्चन आंसर। पार्ट 1 तो आप लोगों ने कर लिया था सारे बच्चों। अब हम आपको है ना इनकी वो बताएंगे। देखो पार्ट 2 डालना, लाख की चूड़ियां, और अभ्यास प्रश्न करना, है ना। अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? सभी को पता लग गया, हमने स्टोरी पढ़ाई तो आप लोगों को पता लगी गया होगा कि वो क्यों जाता था, उसके अंदर क्या जिज्ञासा थी, है ना। तो आप लोग आंसर लिखेंगे, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी, लेखक कौन है? लेखक मतलब वो बच्चा ही है, जो बच्चा था ना उसी को यहाँ पर लेखक का नाम दिया है। वो बहुत लगाव था, वह ढेर सारी रंग बिरंगी उसको गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव गाँव एक बोलते ना जैसे छुट्टी लगी हम कहाँ जाएंगे, मामा के यहाँ जाएंगे, तो इसके अंदर ऐसी जिज्ञासा थी, जैसे ही छुट्टी होती और ये अपने मामा के गांव भागता। गांव के सभी लोग जो बदलू थे उनको बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसीलिए जो लेखक था वो भी बदलू मामा ना कहकर उनको बदलू काका कहता था। इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुंदर। क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को लेना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। तो आप आंसर लिखेंगे कि वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर दिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले में, वस्तु मतलब चीज के बदले में चीज, चीज के बदले में चीज। अगर उन्होंने लाख की चूड़ियां दी है तो उसके बदले में वो कुछ और चीज देते, पैसे नहीं लेते थे, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में, मतलब आज के युग में बोल रहे हैं वो, कि आज के युग में अब जो है मुद्रा यानी रुपए, जो जिस देश में चलती है करेंसी, वो वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है, इसलिए विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। अब प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस रेखा की ओर संकेत दिया है? पता है ना आप लोगों को, सब गांव में जो इंसान जो पहले के लोग थे वो काम करते थे, अब वो शहरों में मशीनें बन गई है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, उनका धंधा चौपट हो गया, तो बहुत लोग बेरोजगार हो गए। तो वही बात इसमें लेखक कह रहा है कि जो मशीनी युग आ गया उसमें बहुत से लोगों के हाथ कट गए हैं। तो इस रेखा को आप किस तरीके से बोलेंगे? तो आंसर लिखेंगे आप लोग, इस पाती में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर इशारा किया है, संकेत दिया है, मतलब इशारा किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम करना छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। अब जाहिर है कि जो इंसान वो काम कर रहा हो उसके हाथ से अगर उसका रोजगार छिल जाएगा तो कितना बेचारों का धंधे वगैरह। अब आपने देखा ही है ना, आपने इसी आज के युग में आप लोग दिवाली पे पहले दिया जलाते थे, अपनी मम्मी से पूछना, पहले सब लोग क्या करते थे, दिया जलाते थे, पूरे घरों में दिए की रोशनी होती थी। लेकिन जब से चाइना का माल आना शुरू हो गया है ना,
मेड इन चाइना, तो सब वो छोटी छोटी सी वो एलईडी वगैरह लगाने लगे और अपने घर को रोशन करने लगे। तो जो अपने यहाँ के बेचारे कारीगर हैं, दिया बनाने वाले, उनके एक तरीके से हाथ कट गए ना। तो ये वही है, उसी तरीके का ये है कि लोगों के धंधे छिन गए। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था, वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है, बिल्कुल बना दिया है बेरोजगार। बेचारों ने अपने अपने जो पुराने धंधे थे उनको छोड़कर नए धंधे की ओर आगे आ गए हैं। क्या हम भैया जिंदा रहना है, घर को चलाना है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अपने अपने जो पुराने रोजगार थे उनके, उसको छोड़ के वो नए रोजगार की ओर आ गए। कई लोग तो बेचारे गांव छोड़ के शहरों में आ जाते हैं कि हमें वहां कुछ मिलेगा, मजदूर बन जाते हैं, किसी के यहाँ कुछ भी काम करने लगते हैं, उस टाइप की बातें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। व्यथा मतलब एक अंदर से कुछ होना, कि सोचता होगा वो कि ऐसा क्या है, वो बातें जो अंदर ही अंदर उसको बेचैन कर रही थी, वो वाली बातें जो लेखक से छिपी ना रह सकी, वो वाली बात बताइए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, बदलू लाख की चूड़ियां बेचता करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय जो था वो ठप होता गया। ठप मतलब एक तरीके से खत्म होने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। वो बेचारा कहता होगा कि क्या कांच की चूड़ियां आ गई और मेरे ना सारा मेरा धंधा चौपट हो गया। इस तरीके की बदलू के मन में ये इस बात की व्यथा थी। मशीन युग के प्रभाव स्वरूप उस अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। ये तो है, ऊपरी चमक पे ज्यादा जाता है इंसान, है ना, उसको ऊपर से अच्छा दिखना चाहिए, बस अंदर से चाहे गोल मटोल जो भी हो। आज हम मार्केट जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो जो ज्यादा चमकती सुंदर चीजें अपन अट्रैक्ट उसी चीज पे होते हैं ना, भले ही वो मालूम है मेड इन चाइना, यूज एंड थ्रो। आपने आज खरीद, कुछ दिनों बाद वो फेंकना ही है, कोई मतलब नहीं। तो ऊपर से तो बड़ी अच्छी लगती है वो चमक उसकी, और अंदर से बेकार सी। तो ये वही था, इसके अंदर यही व्यथा चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई और वह बीमार रहने लगा। इंसान जब काम करता है ना, काम करता रहता है, तो उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी बनी रहती है, और जब काम ही नहीं करेगा तो क्या होता है, सुस्त सा पड़ जाता है, आलस सा आ जाता है। तो बदलू काका के साथ भी यही हुआ, जब उनका रोजगार बंद हो गया तो वो थोड़े से बेचारे बूढ़े भी हो गए, उनके हाथ पैरों में नसें दिखने लगी, बीमार रहने लगे, इस टाइप की बातें। ये बदलाव आया उनके जिंदगी में। प्रश्न नंबर 6, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, याद कीजिए, मतलब मालूम कीजिए। इसका आंसर है लाख की चूड़ियां। जो लाख की चूड़ियों से मतलब नहीं है, बहुत सी चीजें बनती है लाख से। तो लाख की वस्तुओं का निर्माण सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां सजावट के बहुत से वाली, बहुत सारी तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं। आप सभी लोगों को क्वेश्चन आंसर बिल्कुल नीट एंड क्लीन जैसे वर्कशीट पहुंचा रहे हैं ना, तो ऐसे ही लिखना है बेटा। और हमने आपको साथ साथ समझाते हुए भी चल रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। अब भाषा की बात आप देखिए आपके बुक में, उसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। यह पंक्तियां बदलू के दो प्रकार की मनोदशाओं को समझ में रखती है। मतलब वो ये बात तो वो कहता था कि कांच की चूड़ी से चिड़ भी बहुत थी, बहुत चिड़ थी कि कोई को पहने देख नहीं सकता था गाँव की औरतों को। लेकिन वो ये बात भी कहता था कि नहीं, जो खूबसूरती कांच की चूड़ियों में है वो लाख में नहीं है, क्योंकि जो कांच की चूड़ी होती है ना, वो शाइन करती है, चमकती रहती है। लाख की चूड़ी में इतनी चमक नहीं होती, लेकिन हाँ लगती वो भी बहुत अच्छी है।
तो बेचारा दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है, हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग से बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और अपनी भीतरी खुद, मतलब ये है कि उसने जो बात बोली इसी तरीके से व्यंगात्मक, उसने ना व्यंग यानी व्यंग भी कसा, उसने समाज पे तमाचा भी मारा। तो एक उसका आंसर अपन कैसे देंगे, जैसे अब पहले जैसी औलाद कहाँ, औलाद यानी जो आपके बच्चे होते हैं उनके बारे में, कि जैसे जो पहले की औलाद होती थी बड़ी बुजुर्ग लोगों को उनकी बड़ी क्या कहते थे, उनकी क्या बोल सकते हैं उसको, उनकी खिदमत या उनकी बहुत उन आदर सत्कार करते थे, जो आज के जमाने में देखने को नहीं मिलता है। ये सब सम्मान वाली बातें पहले के अधिकतर लोगों को आपने सुना होगा कि बहुत से लोग ये कहते अरे हमारे जमाने में बहुत सम्मान दिया जाता था, अब वो बात कहाँ। तो ये व्यंग है, व्यंग ही एक तरीके का, पहले की जो औलाद होती थी, पहले के जो बच्चे होते थे उनमें बहुत संस्कार होते थे, जो आजकल के बच्चों में नहीं है। लेकिन आजकल भी ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत संस्कारी हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरा, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। सभी को पता है ये तो। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। 3 भेद, भेद यानी 3 टाइप, प्रकार। तो उसके जो टाइप हैं, जो उसके प्रकार है वो क्या है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में वो आ जाएगा नाम, लला, रज्जो, आम, काच, गाय इत्यादि। और जातिवाचक संज्ञा में जैसे उसका चरित्र, उसका स्वभाव, वजन, आकार, ये सब बातें जातिवाचक संज्ञा में आएगी। और भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, जो उसके भाव प्रकट कर रहे हैं, जैसे चूड़ी है तो कांच की चूड़ी सुंदर, लड़की की जो कलाई थी नाजुक, है ना, इस टाइप की ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। और ना आकार ना वजन पर भी उसका अनुभव होता है। पाठ में 3 प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखा, ये सब आपका काम है, आपको बुक में पढ़ना है और ये सब छाटना है। फिर भी हम आपको जो वर्कशीट भेज रहे हैं ना, उसमें हम भेज रहे हैं, तो इसको आप इसी तरीके से करिएगा। व्यक्तिवाचक, बदलू, बेलन, मचिया। मचिया क्या थी, उसकी जो बेलन आकार की थी ना, वो जिसमें वो लाठी चुनिया फंसाकर गोल गोल उसको करता था वो। जातिवाचक, आदमी, मकान और शहर। भाववाचक संज्ञा, स्वभाव, रुचि और व्यथा। क्वेश्चन नंबर 3, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को वक्त, वक्त यानी समय, तो उसको क्या कह रहे हैं, वो वक्त। उम्र, उम्र अपन बोलते हैं ना, इसकी एज कितनी, उम्र कितनी है, वहां पे गांव में क्या कहते हैं, उम्र, इसकी कितनी उम्र है। जब ये वर्ड बोलते ना, ठीक नहीं है एक तरीके से, लेकिन बेचारे गांव वाले बोलते हैं, वक्त है, उम्र है, इस टाइप से बहुत से वर्ड होते हैं जो गांव के लोग बोलते हैं, जो हम शहर के लोग नहीं बोलते, और जो एक अच्छी लैंग्वेज होती है उसमें ये सब चीजें नहीं बोली जाती। तो गांव के लोग बोलते हैं बेटा, जैसे हम इंसान, मनुष्य, रंज, दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन, औलाद, संतान, ये सब वो है जिसको इंसान को मनुष्य भी कहते हैं। तो अब हमने आपका सेकेंड चैप्टर पूरा खत्म करवा दिया है, और आप लोग इसको एक बार अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से खूबसूरत अच्छी राइटिंग में सारे नोट्स बनाएंगे, अच्छे से लिखेंगे और फिर हमें चेक करेंगे। समझ में आया आप लोगों को पूरा चैप्टर? थैंक यू बच्चों।